हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है, भाई आज होगा आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड के लिए होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों से हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे आज। तो अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि यह जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें हम आप लोगों से इसके पहले आप लोगों से डिस्कस कर लिया है सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसका जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। वो आप लोगों का 5 नंबर का फिक्स होता है भाई, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो जो टॉपिक आप लोगों को बहुत ही आने की पॉसिबिलिटी हो रही हैं उनको मैं पहले ही करा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ भाई, एक बार दो बार देख लीजिए और सुन लीजिए। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वी कर्व के बारे में। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आप लोगों को विद्या दिखा देते हैं भाई, हालांकि हमारे रूम पे आ गई है इसलिए इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भाई आप लोगों से पूछा गया है 2013 में, 2016 में, फिर से 2016 में, यानी दोनों बार वही कहने की बातें यही हैं। ठीक है, तो आप लोगों से पूछने की पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, आप लोग भी इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हंटिंग। हंटिंग भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोगों को दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देख के जाना होगा। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर का जो वी कर्व होता है कैसे खींचते हैं। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आई एफ तथा आई ए के मध्य खींचा गया जो कर्व होता है वो वी की आकृति जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे हम वी कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात और, आई एफ क्या है सर। तो आई एफ आप बोलेंगे, आई एफ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन करंट है। ठीक, अब आई ए क्या है भाई, आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो आई एफ तथा आई ए के मध्य जो खींचा गया वक्र होगा वह कैसा होगा, अंग्रेजी के वी आकृति जैसा होगा, इसलिए हम इसे वी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यह किस कंडीशन पे खींचा जाता है, हमारा ये जो कर्व होता है भाई यह किस कंडीशन पे खींचा जाता है, कांस्टेंट वेट पर, यानी स्थिर भार पर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खींचते हैं। यानी जो हमारा ये वी कर्व होता है कांस्टेंट लोड पर या भार पर हम कह सकते हैं इसको खींचते हैं। ठीक, चलिए आइए इसके थोड़ा क्या कहते हैं डेफिनेशन को देख लेते हैं भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थिर भार, यानी क्या कहा, स्थिर भार पर सिंक्रोनस मोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन करंट आई एफ, यही तो हमने बोला, आई एफ तथा आर्मेचर करंट आई ए के मध्य खींचा गया, यानी आई ए में खींचे गए वक्र की आकृति, यानी इन दोनों के मध्य खींचे गए वक्र की आकृति जो होगी अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी होती है, इसलिए इसे वी कर्व बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसकी आकृति दिख रही है कुछ वी के आकार की जैसी तो ही दिख रही है, कुछ इस प्रकार से वी तो बनता है आप लोगों का, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं कौन सी, वी कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वी कर्व बोल देते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, अब किसके किसके मध्य खींचा गया एक बार और दिखा देते हैं। ये क्या रहा भाई, आई ए रहा और यहाँ पे आई एफ होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि आई ए यहाँ कर दें आई एफ यहाँ कर दें, नहीं, आई एफ यहाँ होगा आई ए यहाँ होगा, यानी आर्मेचर करंट जो हमारी इस साइड होगी और हमारा आई एफ होगा एक्साइटेशन करंट जो होगी इस साइड होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका कर्व। तो इसका कर्व देखते हैं हमारा यूनिटी पे क्या होता है, यूनिटी पे इस डॉटेड वाली लाइन को हम यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटी। और इस साइड से हम जो डॉटेड दिखाए हुए हैं भाई इसको हम इस साइड से ले जाते हैं, तो ये हमारा कैसा होता है, लैगिंग होता है। ये हमारा ऐसे ले जाते हैं तो ये इस साइड से हमारा लैगिंग होता है, और इस साइड पे जब हमारा ये कर्व नीचे की तरफ आने लगता है, स्लोप में आने लगता है, तो इसको हम बोल देते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। यानी इस साइड हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे, इस तरफ हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पे यह हमारा कार्य करता है कौन, मोटर। ठीक, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम जब कर्व को खींचते हैं तो पहले हाफ लोड को देखते हैं, फुल लोड को देखते हैं, नो लोड को देखते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ से हम खींचना चालू करते हैं। पहले हम नो लोड की कंडीशन पे देखेंगे, जब हमारे मशीन पर मोटर पर कोई भी भार ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कर्व बन रहा है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में। अब थोड़ा सा भार बढ़ा दिए तो क्या हो गया, हमारा कर्व थोड़ा नो लोड से ऊपर बनने लगा। कहाँ पे बनने लगा, ये हमारा नो लोड रहा भाई, इससे थोड़ा ऊपर बन गया। ये किस कंडीशन में है, हाफ लोड की कंडीशन में है। फुल लोड की कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे हमारा हाफ लोड बन रहा है उसके ऊपर हमारा बनने लगेगा फुल लोड। हालांकि जो हमारा यूनिटी होगा उससे थोड़ा नीचे ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। जैसे कि हमारा यूनिटी तो यहाँ पे होता है, यूनिटी हमारा यहाँ पे होता है, इस वाले
इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर का जो हमारा एरिया है इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। अब ये हमारा कौन सा हो गया, फुल लोड करंट का। ठीक, अब जो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो ईबी होता है, ईबी हमारा क्या होना चाहिए, वोल्टेज से कम होना चाहिए। बैक ईएमएफ जो होता है वोल्टेज से कम होना चाहिए। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ की सारी बातें हमने बता दी। और जो यहाँ पे देख रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे देख रहे हैं 200%। कुछ इस प्रकार से हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे। और इस साइड को अंडर एक्साइटेशन बोलते हैं, इतना साइड का जो है इसे हम अंडर एक्साइटेशन, और इस साइड को हम ओवर एक्साइटेशन बोलते हैं। आइए भाई थ्योरी में थोड़ा देख लेते हैं। थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि आप लोगों को एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कहा क्या जा रहा है कि वी वक्र के आकार, सॉरी वी वक्र के अनुसार, वी जो यानी यहाँ पे दिखाया गया है वी वक्र जो कर्व है उसके अनुसार लैगिंग पावर फैक्टर पर न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन की अवस्था में, यानी कौन सी, न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजन की अवस्था में जब चुंबकीय क्षेत्र धारा IF यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट जो होती है IF का मान नगण्य होता है, यानी इसका IF का मान नगण्य होता है, तब आर्मेचर करंट IA का मान अधिकतम होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जब हमारा IF नगण्य हो रहा है तो हमारा IA का मान क्या हो रहा है, अधिकतम यानी मैक्सिमम हो रहा है। परंतु जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र धारा IF घटती जाती है वैसे वैसे ही हमारी IA सतत घटती जाती है। यहाँ पे देखेंगे IF हमारी क्या हुआ, देखेंगे फिर से देख लेते हैं। परंतु जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र धारा IF बढ़ती है, यानी IF बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा IA घटेगा। अगर IA का मान अधिकतम होगा तो IF क्या होगा, फिर ये क्या होगा, हमारी घटेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि IF जो हमारा है उसका मान नगण्य होता है तो IA का मान अधिकतम होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र IF बढ़ती है वैसे वैसे हमारी IA का मान सतत घटती जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अंत में यूनिटी पावर फैक्टर पर न्यूनतम हो जाती है, क्या हो जाती है, यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा न्यूनतम हो जाती है। इसे नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन बोलते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, जिसको हम चलिए बता देते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन कौन सी है, इसी को हम बोलते हैं भाई, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन आई हुई है इसको हम नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लीडिंग। अब देखेंगे ये तो हमारा किस पर हो गया, ये हमारा जबकि लैगिंग पावर फैक्टर की बात हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, लीडिंग। लीडिंग पावर फैक्टर की सीमा प्रारंभ होती है। इसके बाद क्या होती है, लीडिंग पावर फैक्टर की सीमा प्रारंभ होती है जो ओवर एक्साइटेशन की अवस्था में, जो ओवर एक्साइटेशन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे लीडिंग की बात करेंगे तो लीडिंग कहाँ से हो रही है हमारी, यहाँ से कुछ ही, ये हमारी लीडिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है। अब देखेंगे, अब आगे क्या कहेंगे, इसमें IF का मान बढ़ता है, IF का मान बढ़ता है पर IA भी बढ़ता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लीडिंग पावर फैक्टर में देखते हैं तो IF का मान अगर बढ़ेगा तो IA का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और अंत में IF मैक्सिमम पर IA मैक्सिमम प्राप्त होता है। यानी जब हमारा फील्ड एक्साइटेशन करंट मैक्सिमम होगी तब हमारा आर्मेचर करंट भी मैक्सिमम प्राप्त होता है। एक किस कंडीशन में की जा रही है, लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में बोली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इनवर्स कर्व। अब इनवर्स कर्व क्या होता है भाई, इनवर्स कर्व वो होता है जो हमने अभी देखा है वी कर्व, उसका उल्टा ही हम बोल देते हैं इनवर्स कर्व। ठीक, इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्थिर भार पर यानी कांस्टेंट लोड पर ही हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर की IF तथा पावर फैक्टर के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा इनवर्स वी कर्व कहलाता है। यानी इसमें हम किसके किसके मध्य खींच रहे हैं भाई, IF यानी फील्ड करंट है, सॉरी जो एक्साइटेशन करंट IF है उसके मध्य और पावर फैक्टर के मध्य खींचा गया जो हमारा कर्व होता है वो कौन सा होता है, इनवर्स कर्व होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा इस साइड को हम पावर फैक्टर को दिखाएंगे, यहाँ पे हम फील्ड करंट को दिखाएंगे। ठीक है भाई, और जैसे ही जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने नो लोड पे देखा, यहाँ पे हमने लीडिंग लिखा है, इस साइड हमारा सॉरी इस साइड हमारा लैगिंग है, इस साइड हमारा लीडिंग है। ठीक, अब देखेंगे ये वाला जो कर्व दिख रहा है ये कौन सा है, ये हमारा नो लोड कर्व है। और इस वाले कर्व को देखेंगे तो ये हमारा हाफ वेव का है, सॉरी हाफ वेव नहीं, हाफ लोड का है, और हमारा फुल लोड का कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यानी इस किस पावर फैक्टर पे बात की जाए, जब हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो। ठीक है, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे खींचा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे cos फाई की वैल्यू देखते हैं, यानी जो पावर फैक्टर होता है इसकी वैल्यू देखेंगे तो न्यूनतम आर्मेचर करंट बटे आर्मेचर करंट होता है, यानी न्यूनतम आर्मेचर करंट बटे आर्मेचर करंट। इसको हम इसके फार्मूले को थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मिनिमम बटे IA। ठीक,
अब एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे और जब आएगा आपके एग्जाम में तो आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्या कि जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट का मान बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम एक्साइटेशन करंट का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे पावर फैक्टर का मान लैगिंग से लीडिंग की ओर बढ़ता जाता है। तो देख रहे हैं हमारा जैसे कि यहाँ पे लैगिंग है, ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है। अब यहाँ से पहले तो नो लोड की कंडीशन को आप लोग दिखा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे लैगिंग से हमारा कहाँ पे जा रहा है, लीडिंग पे जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से लैगिंग है, यहाँ पे नो लोड, ये फिर हाफ लोड है, फुल लोड पे आ रहा है, यानी लैगिंग से हमारा लीडिंग पावर फैक्टर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे बढ़ रहा है। एक निश्चित एक्साइटेशन करंट पर पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी होकर पुनः अग्रगामी प्रवृत्ति से कास फाई का मान घटता जाता है, ठीक है। तो यानी यह प्रक्रिया हमारी इसमें होती रहती है। अब चलते हैं इसकी विशेषताएं पे, यानी सिंक्रोनस मोटर की जो विशेषताएं होती हैं इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है भाई। क्या है हमारी जो सिंक्रोनस मोटर की जो विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं, परम स्थिर गति हेतु इसका यूज किया जाता है, या इसको हम, इसकी यह विशेषता है, ठीक है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन हेतु इसका यूज कर लेते हैं। शक्ति स्पंदन निराकरण हेतु इसका यूज कर लेते हैं। न्यून गति चालन हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। NS इक्वल टू 120 F/P, क्योंकि इफिशियंसी अधिक परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं भाई, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हमारा आता है भाई सिंक्रोनस मोटर के गुण। अब इसके गुण में देखेंगे तो गुण तो आप लोगों को एक बार हालांकि बता दिया है भाई, इसके जो गुण होते हैं उनको तो हमने बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं, ये आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं कि सिंक्रोनस मोटर के गुण व दोष की विवेचना कीजिए, ठीक है, या इसकी विशेषताएं लिखिए। कुछ इस प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। तो आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है इतना सारी चीज़ों को, आप लोग लिख सकते हैं। पहली पॉइंट इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि यह लैगिंग यूनिटी लीडिंग पावर फैक्टर पे चलने में सक्षम होती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर तथा यूनिटी पावर फैक्टर पर चलने में सक्षम होती है, यानी चल सकती है, ठीक। अब दूसरी पॉइंट ये लिख देंगे कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो स्पीड होती है कैसी रहती है, स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये कहता है इसमें पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है, यानी इसके जो पावर फैक्टर होता है इसको इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तीसरी पॉइंट थी। अब यहाँ पे देखेंगे स्लिप जीरो होती है, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका स्लिप का मान जो होता है जीरो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे की पॉइंट कहता है कि स्लिप कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें स्लिप नहीं, स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पहले वाले, यानी जब हमने अगला वाला लेक्चर जो बताया है उसमें सिंक्रोनस मोटर तथा सिंक्रोनस जनरेटर में, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं भाई, ठीक है, कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्पीड कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। 6 पॉइंट को देखेंगे कि इंडक्शन मोटर की अपेक्षा इफिशियंसी अधिक होती है, यानी हमारी सिंक्रोनस मोटर की आप लोग देखेंगे, ध्यान में रखेंगे इस बात को कि इसकी जो इफिशियंसी होती है अधिक होती है। 7 पॉइंट क्या कहता है कि इसका उपयोग, जो इसका यूजेस है कहाँ पे किया जाता है, मोटर, जनरेटर सेट, पेपर मिल, रबर मिल, इलेक्ट्रिक वॉच, सेंट्रीफ्यूगल पंप आदि में इसका किया जाता है यूज, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके गुण थे। अब बात आती है कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, अगर उसमें गुण है तो दोष भी होगा भाई। चलिए इसके दोष को भी ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को, इसके दोष को। पहला दोष इसमें क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग टार्क जीरो होता है। क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, जीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, जीरो होता है, अतः यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो ये हमने आप लोगों को कल बताया है भाई, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल वाले लेक्चर को नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर देख लीजिए उस लेक्चर को, ठीक है। आप लोगों को यार जो 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं उनको तो आप लोग जरूर देखा करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि इसमें एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता पड़ रही थी। हमने जैसा कि पहले वाले लेक्चर में बात की है, आप लोगों को दिखाया भी था, फिगर सहित दिखाया था, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे आप दोष लिखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें हंटिंग होती है, हंटिंग एक दोष होता है, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हंटिंग होता है, नहीं तो इसी वाले लेक्चर में हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए 4th पॉइंट को देखेंगे तो इसकी स्पीड देखेंगे, यहाँ पे क्या, इसकी स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, यानी इसकी जो स्पीड है सप्लाई के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हालांकि हमारा इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक। आगे चलते हैं 5th पॉइंट को देखेंगे। तो 5th पॉइंट क्या कहता है
कि ओवरलोड पर सिंक्रोनिज्म यानी इसके जो सिंक्रोनिज्म होता है वो समाप्त होने पर यह मोटर क्या होना है, चलना बंद हो जाती है। यानी जैसे ही सिंक्रोनिज्म हमारा खत्म होता है हमारी यह मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसके 5 हमारे क्या है, ड्रॉबैक है यानी डिसएडवांटेज है, इनको आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम में और ज़्यादा लिखना होगा तो आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, हम आप लोगों को दिखाते भी हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोलन जो है, हंटिंग जो है, 2 बार आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई। हालांकि ये बहुत ही पिछला लगता है हमें, बहुत पुराना लगता है ये वाला जो पेपर है, विद्या जो है पुरानी है। तो आप लोग जैसे कि अपडेटेड होते हैं तो उसमें आप लोगों के डेट चढ़ती चली जाती है, लेकिन 2017 तक का ये दिखाया गया है इसमें। हालांकि इसके बाद बहुत बार आया है, 18 में भी आया, 19 में भी आया है, 20 में नहीं आया था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए मैं चलता हूँ हंटिंग की ओर। हंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग विद्या से पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे तो कुछ और चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हंटिंग होता क्या है, हंटिंग को समझ लीजिए पहले। तो ये 2 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि भार की अवस्था में यानी लोड की कंडीशन में हमारी हंटिंग होती है। तो लोड की अवस्था में सिंक्रोनस मोटर के अंदर 2 प्रकार के बलाघूर्ण कार्य करते हैं, यानी बलाघूर्ण कार्य करते हैं या करते हैं। ठीक है, प्रथम होता है परिचालक बलाघूर्ण यानी ड्राइविंग टार्क जो होता है, ड्राइविंग टार्क अथवा रनिंग टार्क, जो आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यानी ड्राइविंग टार्क क्या करता है कि यानी ड्राइविंग टार्क कहें या रनिंग टार्क कहें, आगे की ओर बढ़ने की आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है, यानी जिस दिशा में हमें कार्य करवाना होता है उस गति में उस डायरेक्शन में हमारा मोशन करवाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे लोडिंग टार्क जो होता है, लोडिंग टार्क जो पीछे की ओर क्या करता है, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। एक तो हमारा देख रहे हैं जो रनिंग टार्क है या ड्राइविंग टार्क है, वो आगे की ओर हमारी गति की दिशा में कार्य करता है, लेकिन जो हमारा लोडिंग टार्क है वो क्या कर रहा है, पीछे की ओर हमारा क्या कर रहा है, गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार ये दोनों ही बलाघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यानी ये देख रहे हैं आप लोग कि जो लोडिंग टार्क है और रनिंग टार्क है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, आप लोग जैसा कि थ्योरी पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में मोटर सही प्रकार से कार्य करती है। यानी बात की जाए यहाँ पे कि हमारी जब संतुलित होती है, यानी कि किसी भी प्रकार का इस पर लोड नहीं होता है, यानी डिसबैलेंस लोड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मोटर सही प्रकार से कार्य करती है। परंतु भार परिवर्तन की अवस्था में जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण मोटर का रोटर जो होता है एक लोलक की तरह दोलने करने लगता है, यानी ऑसिलेशन लाइक अ पेंडुलम। ठीक है, यानी जो इसमें दोलन होता है वो कैसा करता है, पेंडुलम, यानी पेंडुलम घड़ी की जैसा करने लगता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, हंटिंग कहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे भाई, हंटिंग कहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, और यहाँ से हमारी हंटिंग समाप्त होती है। ठीक है, तो ये थी हंटिंग की डेफिनेशन, और आप लोगों से यहीं तक नहीं रुका जाता है, पूछता है क्वेश्चन आप लोगों से कि भैया बताइए सर्जिंग किसे कहते हैं या फेज स्विमिंग किसे कहते हैं। तो इसे ही हम हंटिंग को ही क्या कहते हैं, फेज स्विमिंग भी कहते हैं। तो हंटिंग यहाँ पे देख लेंगे, इसे सर्जिंग, फेज स्विमिंग आदि नामों से जाना जाता है। तो ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आप बात करते हैं कि हंटिंग आया क्या, कैसे आया हंटिंग के कारण क्या है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, हंटिंग आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट इसमें देखा जाता है कि दोलन के कारण में, तो भार में आकस्मिक परिवर्तन का कारण हो सकता है कि इसमें क्या होता है, हंटिंग होने की ये कारण है। ठीक है, कि हंटिंग का एक केस तो यही बन गया कि लोड में आकस्मिक परिवर्तन कर देते हैं तो हंटिंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बनता है पॉइंट हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र धारा में आकस्मिक परिवर्तन का होना, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, यानी एकाएक परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा दोलन के केस बनने के कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे देखेंगे फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, यानी जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है तो हमारी हंटिंग की कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट हमारा कहता है कि भार बलाघूर्ण में चक्रीय विचरणों का होना, ये भी हमारा क्या कहलाता है, हंटिंग का कारण बन सकता है। यानी साइकिल, यहाँ पे देखेंगे तो साइकिल वेरिएशन
इन दी लोड टार्क, यानी वेरिएशन के कारण पे यहाँ पे भी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा हंटिंग उत्पन्न हो रहा है, यानी हंटिंग होने का कारण यही भी, ये चारों पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या होता है, हंटिंग के इफेक्ट क्या होता है। 3 पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, यानी सिंक्रोनिज्म बढ़ने की संभावना क्या हो जाती है, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हंटिंग के प्रभाव से ये प्रदाय वोल्टता की भिन्नता या परिवर्तन का कारण बन सकती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे वैद्युत लैंपों में अवांछनीय स्फुरण यानी फ्लैकिंग क्या होता है, फ्लैकिंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और देखेंगे थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाती है, यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी रेजोनेंस होता है ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो होता है, इसमें इनमें घूर्णन की धुरी जो होती है, घूर्णन की धुरी में अधिक यांत्रिकी प्रतिबल विकसित होते हैं। तो क्या होते हैं, घूर्णन की धुरी में क्या होता है, अधिक यांत्रिकी प्रतिबल विकसित होता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या होता है कि इसमें मशीन के अंदर हानियां बढ़ जाती हैं। क्या होती है, इससे क्या होता है, इसमें इनसे मशीन के अंदर हानियां बढ़ जाती हैं, जिससे मशीन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप लोग देखेंगे लॉसेस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी जो मशीन है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके क्या है, कारण है भाई, बढ़ सकता है। इसके क्या थे भाई, देख लेते हैं। ये इसके प्रभाव हैं कि ये सारे प्रभाव इसको देखने को मिलता है हमारी मोटर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूस ऑफ द हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन, यानी सिंक्रोनस मशीन से हम हंटिंग को कैसे रिमूव करेंगे, यानी कैसे हटाएंगे, इसके भी हमारे उपाय हैं। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा उपाय हो जाता है क्या, कि इसमें देखते हैं, आइए चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। क्या करेंगे कि जो हमारे चुंबकीय ध्रुवनालों पर अवमंदन कुंडलों के प्रति प्राविघात द्वारा हम क्या करते हैं, इसके हंटिंग जो है इसमें मोटर में हमारी, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द डैम्पर वाइंडिंग ऑन दी मैग्नेटिक पोल शू। आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी हंटिंग को आप लोगों ने, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन को बताया था तो वहाँ पे दिखाया था कि जो हमारे पोल शू में हमने क्या किया था, डैम्पर वाइंडिंग को लगाया था। तो क्यों लगाया था, इसलिए लगाया था ताकि हमारी जो उसमें हंटिंग उत्पन्न होती है उसको हम रिड्यूस कर सकें, यानी हटा सकें। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड डैम्पिंग वाइंडिंग ऑन दी मैग्नेटिक पोल शू, यानी मैग्नेटिक पोल शू में क्या करते हैं कि हम डैम्पर वाइंडिंग को लगा देते हैं। तो इससे कारण क्या होता है कि हमारी जो सिंक्रोनस मशीन में हंटिंग होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बाय यूजिंग ऑफ फ्लाई व्हील ऑन दी शाफ्ट, यानी फ्लाई व्हील मतलब गतिपालक होता है भाई। तो फ्लाई व्हील का यूज करके, यानी फ्लाई व्हील चक्र का यानी यूज करके हम क्या करते हैं, यानी कहाँ पे यूज करेंगे, शाफ्ट पर यूज करके हम इसको यानी हंटिंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए, तुल्यकालिक मशीन के सही अभिकल्पना द्वारा, यानी जैसे कि हम प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं किए हुए हैं तो उसके कारण भी हमारी हंटिंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये था आप लोगों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके क्या करते हैं, टेम्पर वाइंडिंग का यूज करके हंटिंग को दूर कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहा हमने, फ्लाई व्हील को शाफ्ट पर यूज करके हंटिंग को दूर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहा कि अगर मशीन की हमारी यानी सिंक्रोनस मशीन जो है उसकी हमने प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं किया हुआ है तो उसके कारण भी हमारी हंटिंग उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट्स और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी भाई शेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका बैक लग जाता है, फिर हमारे पास कॉल आने लगता है कि सर हमारा 6th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में बैक लग गया है, मशीन में लगी है, सर क्या करें, नोट्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो फलाना ढिमका करने से अच्छा है भाई कि आप लोग उनको बता दीजिए, वो भी पढ़ लें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा एंड करता हूँ, अब 1 2 3 पॉइंट्स और बचते होंगे तो जिनको हम देखूंगा कि अगर लगता है कि नहीं इनको बताना चाहिए तो मैं उनको बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट दूंगा और 2-3 जो पेपर हैं उनको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और देखते हैं आप लोगों का 20 तारीख तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा बोल रहे हैं भाई। और 21 तारीख को आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो पेपर को देखेंगे तो
मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, और पेपर को आप लोग एक बार हमारे पास सेंड भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले जो जूनियर्स होंगे उनको भी क्या हो, हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।